सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज जो है हम इस सेशंस के अंदर डिस्कस करने वाले क्लास 10th फिजिक्स का जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है, जो सीबीएसई ने ऑफिशियली जो रिलीज़ किया था अभी, ठीक ना, उसमें से जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। सारे एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, है ना। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट ऑफ एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ। तो सिंपली ये कह रहे हैं कि जो डेंटिस्ट है वो डेंटिस्ट किस तरीके का मिरर यूज करता है टीथ को एनालाइज करने के लिए, टीथ को एनालाइज करने के लिए किस तरीके का मिरर वो यूज करता है। तो ये हमें आंसर करना है। तो सिंपली दैट इज द एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ मिरर के अंदर आता है। हमने डिस्कस किया था वन शॉट के अंदर, तो उसमें इसका आंसर जो होगा वो हमारा कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है एक एनलार्ज इमेज बनाता है। आप मेरे से पूछोगे सर कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज करेंगे, तो कॉनकेव मिरर एक एनलार्ज इमेज बनाता है। तो जब डॉक्टर आपके टीथ को एनालाइज करेंगे तो उसका एक एनलार्ज इमेज बनाएगा, वो एनलार्ज इमेज बना के फिर उसको अच्छे तरीके से वो एनालाइज करते हैं। तो इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच डायग्राम शोज द इमेज फॉर्मेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस, है ना। ये कन्वर्जिंग लेंस के 4 डायग्राम दे रखे आपके स्क्रीन पे और इसमें से आपको बताने कौन सा डायग्राम आपका करेक्ट है। तो एज यू नो, अगर आपके पास एक कन्वर्जिंग क्या है लेंस है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रेज आता है तो कहां से पास होती है, फोकस से पास होगा। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो एज यू नो कि ये सीधे जाएगा। देखो ये 2 कंडीशंस कौन सा डायग्राम फुलफिल कर रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहां पे ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आया, इसमें रे 2f से जा रहा है, 2f से ये जा रहा है, तो इसके मतलब पहली रूल्स को ये ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट रॉन्ग होगा। सेकंड में अगर देखेंगे, देखो अगर कोई भी रे यहां से अगेन वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से जा रहा है, 2f से जा रहा है, तो अगेन ये रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें थर्ड में सी में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से गया, ये फोकस से, फोकल लेंथ से पास हो रहा है। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से गया, ये सीधे निकल गया, तो इसका मतलब ये दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, आ जाओ। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। कह रहे कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो एक पैरेलल बीम को जनरेट कर सकता है। तो देखो लेट्स से कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहां पे एक पॉइंट सोर्स है जो कि आपका फोकस पर है, तो यहां से अगर रेज इंसिडेंट होगा लेंस पे, तो ये कन्वर्ट करेगा इसको एक पैरेलल बीम में। किस में कन्वर्ट करेगा, एक पैरेलल बीम में इसको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर से यहाँ पे ये इसका फोकस है और इस फोकस से लाइट लेट से अगर इंसिडेंट होता है मिरर पे, तो इसको क्या करेगा, ये पैरेलल बीम में कन्वर्ट करेगा। तो कौन कौन कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव मिरर। तो कॉम्बिनेशन देखो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर एंड एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि ये कन्वर्स करता है और जो आपका कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्स करता है रेस को। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबरिंग आप करते चलना। तो कंसीडर दिस इंडेक्सेस ऑफ द रिफ्रैक्शन ग्लास 1.52, एयर 1.003, है ना, वाटर 1.333, बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द 3 मटेरियल, अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें लाइट की स्पीड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो ऐसे हम सिंपल सा आंसर कर सकते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा आपका वाटर में होगा, फिर आपका सबसे ज्यादा स्पीड आपका एयर में होगा, फिर वाटर में होगा, फिर ग्लास में होगा। जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस होता जाएगा, लाइट की स्पीड उसमें धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। इसको और
अच्छी तरीके से अगर हम समझे तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/v एंड v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। हम इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं। तो अगर हम n को इंक्रीज करेंगे तो v आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो n ऑफ g दैट इज ग्रेटर देन n ऑफ w एंड दैट इज ग्रेटर देन n ऑफ a, है ना। ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। अब यहां पे देख सकते हो, तो इस केस में ग्लास में स्पीड vg ये लेसर होगा किससे, vw से, वाटर में लाइट की स्पीड से, और ये लेसर होगा किससे, va, क्या जाएगा, va से। तो अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले एयर का होगा, इसको रिवर्स कर देना तो va इज ग्रेटर देन vw इज ग्रेटर देन vg, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन है, बाकी आप इसका कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा, देख लेना, आई थिंक 5 होगा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो इफ अ बीम of red light and a beam of violet lights are incident at the same angle on the incident surface of prism from air medium and produce angle of refractions R and B। मतलब रेड के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस R है, वॉलेट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस V है। तो रिस्पेक्टिवली तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ओके देखो सिंपल, तो लेट्स से दिस इज अ प्रिज्म, ये हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल रे। इस तरीके से इसमें एक लाइट इंसिडेंट हुआ, अज्यूम करते हैं, है ना, जिसमें एक रेड कलर भी है और एक वॉलेट कलर भी है, दो कलर है, रेड एंड वॉलेट। तो एज यू नो यहां पे रे इस तरीके से इंसिडेंट होगा रेड, और इस तरीके से इंसिडेंट होगा आपका वॉलेट, यहां पे स्प्लिट होगा और रेड ई वॉलेट। सबसे लीस्ट डेविएशन रेड का होगा, सबसे मोस्ट डेविएशन वॉलेट का होगा। तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर के बीच में एंगल ये हो जाएगा आपका आर, और यहां पे वी और नॉर्मल के बीच में ये एंगल हो जाएगा वी। अच्छा, अब इस डायग्राम से आप बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉलेट, इन दोनों में ग्रेटर कौन है। तो एज यू नो इन दोनों में ग्रेटर आपका क्या जाएगा, आर ग्रेटर हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि आर इज ग्रेटर देन वी, आर इज ग्रेटर देन वी, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, एग्जामिन द एबव फिगर, द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शंस में से करेक्ट है। द स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कह रहे कि इसमें जो फिगर है उसमें जो आपका फिगर है इसमें जो 1 बॉक्सेस, यहां पे आपको बॉक्स दिख रहे होंगे बने हुए, ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर पे है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो फोकल लेंथ देखो, यहां पे ये आपका पोल हो गया, यहां पे आपका फोकल लेंथ है। ये फोकल लेंथ को अगर ऑब्जर्व करो आप यहां पे, तो इस केस में फोकल लेंथ देखो 3 बॉक्स पे है, 1 2 3, तो ये 3 पे होगा, ठीक है। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर को अगर हम यहां पे देखेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पे है। मतलब फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट आपका 6 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट आपका 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर पे है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सॉरी फॉर दैट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उस केस में इसका इमेज कहां बनेगा, इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा। अच्छा, अगर सेम साइज का बनता है तो मैग्निफिकेशंस क्या होता है भाई, मैग्निफिकेशंस 1 होता है। अच्छा, रियल है क्या भाई, रियल है, तो मैग्निफिकेशंस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है, और इमेज कैसा, रियल है। मैग्निफिकेशंस नेगेटिव, तो इसका मतलब इमेज भी आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो इसको फुलफिल करो, f इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू माइनस का 3 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का 1। देखो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड हो रहा है। द मिरर हैज अ फोकल लेंथ
-3 सेंटीमीटर विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट। अब कह रहे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास, एट द पॉइंट O। यहां पे O पॉइंट है, ये आपका O पॉइंट है। देखो यहां पे, देखो यहां पे O पॉइंट है आपका, ये ठीक है, ये है पॉइंट O। कह रहे कि इस पॉइंट O पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है आपसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब। तो सिंपली देखो यहां पे ये सेमीस्फेरिकल ग्लास स्लैब है, यहां पे रे डायरेक्टली एंटर कर गया विदाउट डेविएट हुए, ये डायरेक्टली चला गया अंदर। ये तभी पॉसिबल है जब रे नॉर्मली इंसिडेंट हो। तो अगर किसी में कोई सरफेस है, लेट से इस तरीके का एक सरफेस है, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, तो जब एक रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है 90 डिग्री पे इंसिडेंट होता है इस सरफेस से, तब रे विदाउट डेविएट हुए वो सीधे निकल जाएगा, विदाउट डेविएट हुए वो सीधे जाएगा। और इस केस में नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही लाइन पर है, तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना बनेगा भाई, 0 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी अगेन करेक्ट है, कितना, 0 डिग्री। तो यहां पे एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि रे जो है डायरेक्टली चला गया। अच्छा जाओ, अ प्रिज्म ABC BCS बेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, डिफरेंट ओरिएंटेशंस में आपका ये रखा है। और नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन फिगर बिलो, इन विच द फॉलोइंग डायग्राम आफ्टर डिस्पर्जन, मतलब इस डायग्राम्स में डिस्पर्जन के बाद द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम करस्पॉन्डिंग टू कलर ऑफ स्काई। कह रहे कि टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन थर्ड पोजीशन में आपका स्काई का कलर मिलना चाहिए। स्काई का कलर क्या होता है भाई, ब्लू होता है। अच्छा, तो टॉप से थर्ड पोजीशन पे, टॉप से किसमें, थर्ड पोजीशन में हमें कौन सा कलर मिलना चाहिए, ब्लू कलर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए भाई, ब्लू। किस डायग्राम में मिलेगा, तो एज यू नो स्पेक्ट्रम जब बनता है तो उसमें जो कलर आता है आपका क्या आता है, विबग्योर, VIBGYOR, ये तो आता है 7 कलर्स तो आता है, विबग्योर आता है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे ब्लू है आपका, तो इसका मतलब रेड नीचे आना चाहिए, वॉयलेट ऊपर आना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकता है। तो देखो एक पहले इसका रे डायग्राम बनाते हैं, इस वाले प्रिज्म का बनाते हैं, है ना। देखो इसमें जब एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा इस प्रिज्म पे, तो ये व्हाइट लाइट क्या हो जाएगा, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, 1 2 3 5 6 7 कलर्स में क्या स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो VIBGYOR, देखो टॉप से थर्ड कलर क्या है यहाँ पे, येलो है। टॉप से मतलब इस केस में टॉप से थर्ड पोजीशंस में क्या आएगा भाई, येलो कलर आएगा। तो ये डायग्राम हमारा पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, पहली बात। अच्छा चलो देखो, फर्स्ट नहीं हो सकता तो सेकंड देखते हैं। तो देखो ये आपका प्रिज्म उल्टा है, इन्वर्टेड है, प्रिज्म क्या है, इन्वर्टेड है। इस पे एक इस तरीके से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, तो अब ये व्हाइट लाइट को क्या करेगा, व्हाइट लाइट को क्या करेगा, यहाँ पे डिस्पर्स करेगा, 7 कलर्स में क्या करेगा, ये स्प्लिट कर देगा, 7 कलर्स में स्प्लिट करेगा। ओके ठीक है, तो यहां पे सबसे लीस्ट डेविएट होगा कौन, रेड। सबसे मोस्ट डेविएट आपका कौन हो जाएगा, वॉलेट हो जाएगा। और इसके बीच में आपका क्या होगा, 7 कलर्स होंगे, इसके बीच में 7 कलर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा आपका 7। तो ये रेड हो जाएगा, तो ऊपर से जाओ VIBGYOR। अब देखो टॉप से थर्ड पोजीशंस में, आपका क्या आ रहा है, बी का मतलब ब्लू। तो यहां पे टॉप से थर्ड पोजीशंस में ब्लू आ रहा है, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सेकंड मींस बी करेक्ट होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, छोड़ते हैं इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नंबर क्वेश्चन नंबर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। देखो एसर्शंस रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, एसर्शंस ए एंड रीजन आर आंसर दिस क्वेश्चंस सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब नीचे जो भी आपका ऑप्शंस दे रखे हैं इससे रिलेटेड आपका आंसर करना है। तो देखो क्या करें, एसर्शंस क्या करें यहां पे सिंपल, सबसे पहले समझो, स्काई अपीयर ब्लू इन द डे टाइम। यस, दिन के टाइम में अगर देखोगे तो स्काई आपको क्या दिखता है, ब्लू कलर का ही दिखता है। ऐसा तो नहीं ब्लैक कलर का दिखता है आपको या ग्रीन कलर का दिखता है, ब्लू कलर का ही दिखता है। यस, एसर्शंस इज ट्रू, सही कह रहे हैं भाई कि डे टाइम में, दिन के समय में स्काई मतलब आसमान आपका ब्लू कलर का ही दिखता है। अच्छा, इसके बाद क्या करें, रीजन व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। यस, बिल्कुल, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स भी होते हैं, ये भी सही कह रहे हैं कि व्हाइट कलर 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, 7 कलर्स का कंपोजिशन होता है व्हाइट कलर। बट अगर हम यहां पे देखें तो एसर्शंस एंड रीजन का कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं है। अगर हम बात करें कि एसर्शंस रीजन को एक्सप्लेन, सॉरी रीजन जो है एसर्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए यहां पे एसर्शंस भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट एसर्शन, सॉरी, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शंस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखो, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है, if the power of a lens is -4 diopter then it means that the lens is, तो इसका मतलब क्या है, देखो पावर गिवन है आपका, पावर P इज इक्वल टू -4 डायोप्टर, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज अ कॉनकेव लेंस, क्योंकि पावर है तो लेंस होगा, है ना। तो ये कॉनकेव लेंस है, पहले आइडेंटिफिकेशन हो गया। फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 1/P, तो 1/4, 4 से इसको डिवाइड कर देना, तो माइनस का 0.25 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर। देखो कॉनकेव लेंस, एंड ऑप्शन बताना कौन सा करेक्ट होगा आंसर कमेंट सेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले समझो, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। आपका सन है कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे आपका सन है। सन हमेशा कहा था भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही तो है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा सन है, और सन से जब रेज इस पे इंसिडेंट होगा तो पैरेलल इंसिडेंट होगा। कहां मीट करेगा, ये इसके फोकस पे मीट करेगा। और कह रहे कि जहां पे ये कन्वर्ज हो रहा है, जहां पे ये मीट कर रहे हैं, उसके जो मिरर से डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है ये आपका जो 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब फोकल लेंथ आपका दे रखा है, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आ गया क्या करें, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पे मैग्निफिकेशन आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम होनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आपको रे डायग्राम याद है, रे डायग्राम से अगर आपको बनाना आता है तो आप इसका आंसर मतलब एकदम विद इन 1 सेकेंड के अंदर आप आंसर दे सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर्स पे रखा होता है तो उस केस में इमेज आपका सेम साइज का बनता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज द ट्वाइस ऑफ एफ, ट्वाइस ऑफ एफ। तो 2 × 15 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 30। तो सिंपली क्या लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के फ्रंट पे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर है, ओके आ जाओ नेक्स्ट। देखो, इफ अ रियल इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इज फॉर्म्ड बाय द लेंस, बाय अ लेंस इन 3 टाइम्स। तो यहां पे 3 टाइम्स दे रखा, दैट इज मैग्निफिकेशंस। तो m इज इक्वल टू 3। इमेजेस इज रियल देन इट इज नेगेटिव, इमेज रियल है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। साइज ऑफ द फ्लेम and the distance between lens and images is 80 centimeter. At what distance should the candle be placed from the lens? देखिए
सिंपल सी बात कह रहा है, 3 टाइम्स साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज। देखो लेंस एंड इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है, तो v इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब कैंडल किस डिस्टेंस पे प्लेस्ड होगा वो आपको बताना है। इट मीन्स इमेज डिस्टेंस आपको दे रखा है, आपको ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू द v बाय u, तो मैग्निफिकेशन दैट इज -3 इज इक्वल टू v बाय u। v आपका कितना 80 है, 80 और माइनस का u, क्योंकि u हमेशा माइनस नेगेटिव लिया जाएगा यहाँ पे, तो u इज इक्वल टू यहाँ से आप कंसीडर करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 80/3। तो इमेज की जो ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है वो 80/3 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, 80/3 सेंटीमीटर पे क्या होना चाहिए, इमेज के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो व्हाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नलिनी कंक्लूड द फॉलोइंग। कह रही कि इस डायग्राम से नलिनी ने कुछ चीजें कंक्लूड किया है, क्या क्या कंक्लूजन्स निकाला है। देखो सबसे पहले आप यहां पे देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन्स निकाल सकती है वो, तो पहला इमेज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल। सबसे पहले इसका नेचर लिख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच में होता है तो इमेज का नेचर कैसा होता है, तो नेचर आपका सबसे पहले रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, और लार्जर देन एनलार्ज होगा, और कहां बनेगा, बियॉन्ड सी। इसीलिए कह रहे रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए, है ना, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज और बियॉन्ड सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ये भी हमारा स्टेटमेंट बन सकता है इसमें। तो देखो आ जाओ इसमें, अच्छा रुक जाओ, इसमें ना नीचे ऑप्शन दे रखा है आपका, देखो तो सबसे पहले इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, नहीं, इमेज कैसा है, रियल है, इमेज कैसा है, रियल है, तो ये गलत है। द रिफ्लेक्टेड रेज विल ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यस ये करेक्ट होगा, जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ से क्या जाएगा, हमारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, सही है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही है, इमेज जो है वो कैसा है, वो इन्वर्टेड है, यस इट इज करेक्ट। एंड यहां पे देखो फोर्थ, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, यस कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल है, करेक्ट है। एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, यस इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ये भी सही है। विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हम देखेंगे इसमें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां पे देखो क्या करें, इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू द डिफरेंट मीडिया, इट इज नोटेड बाय द साइंटिस्ट दैट 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, है ना, 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 1, 2 1 के इक्वल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, तो 1 3 एंड 4 इक्वल है, तो सेम मीडिया है, ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम, और ये होगा सॉरी मीडियम की बात नहीं कर रहे, वो एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है, ये 4 एंगल्स इक्वल, 3 एंगल्स इक्वल है, बट सेकेंड एंड थर्ड इक्वल नहीं है, सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला एंगल और ये इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट एंगल्स है। क्या कंक्लूड करोगे, तो एज यू नो यहां पे अगर ऑब्जर्व करो, देखो यहां से रे एंटर कर रहे हैं, ये बेंट हो जा रहा है यहां पे,
तो मीडियम फर्स्ट, ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है। देखो यहां पे मीडियम कैसा है भाई, डेंसर, डेंसर मीडियम है। ऊपर वाला मीडियम क्या होगा, रियर मीडियम होगा, आपका रियर मीडियम है, ऊपर रियर नीचे डेंसर। अच्छा अब ये देखो यहां से नॉर्मल से अवे जा रहा है ये वाला एंगल, और इसको कंपैरिजन करना, देखो दोनों में से सेकंड एंगल जो है बड़ा छोटा है और R3 आपका बड़ा है, तो यहां पे एंगल सेकंड इज लेस देन एंगल थर्ड। तो इसका मतलब अगेन ये वाला जो मीडियम है ये आपका रियर मीडियम है। कैसे मीडियम है भाई, रियर मीडियम है, ठीक है। बट अब कह रहे कि एंगल 1 एंड एंगल थर्ड इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है, एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड थर्ड ये तभी पॉसिबल होगा, तभी इक्वल होगा जब आपका ये दोनों मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू मीडियम सेकंड होगा आपका, मतलब मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू मीडियम सेकंड, मतलब दोनों मीडियम सेम नेचर के होंगे, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जन इक्वल होते हैं। जब आपका ये दोनों मीडियम सेम मीडियम होगा, ये मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम थर्ड, देन उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां से एंगल ऑफ इमर्जेंट ये इक्वल्स होंगे, तो एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल थर्ड, उस केस में मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू मीडियम सेकंड, ठीक है। तो अब आ जाओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है वो चेक कर लेते हैं। तो देखो मीडियम फर्स्ट इज द डेंसर देन मीडियम थर्ड बट इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू मीडियम सेकंड, नहीं गलत है, क्योंकि मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड दोनों सेम मीडियम है तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मीडियम सेकंड इज द रियरेस्ट मीडियम, यस नो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ठीक ना। मीडियम थर्ड इज अ डेंसर देन मीडियम फर्स्ट, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। तो बचा क्या, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम थर्ड आर एसेंशियली सेम मीडियम, यस ये सेम मीडियम पे होगा, बट मीडियम सेकंड इज डेंसर देन मीडियम फर्स्ट एंड थर्ड, यस ये मीडियम सेकंड जो है डेंसर है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो यस, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट द अल्कोहल इज 1.36। अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है, फ्लिंट ग्लास का 1.65 है, विद रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, कह रहे कि अल्कोहल के रिस्पेक्ट में जो आपका फ्लिंट ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या होंगे। तो इसका मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पूछा है किसके, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में एन जी का फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो ये इज इक्वल टू क्या जाएगा, एन जी डिवाइड बाय एन ए एल इज इक्वल टू एन ए एल, है ना। तो एन जी अपॉन एन ए एल हो जाएगा, ठीक है। तो एन जी कितना भाई, एन जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 डिवाइड बाय इसका वैल्यू कितना है 1.36 जब इसको डिवाइड करोगे तो 1.21 करके आएगा कुछ, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1.21। देखो ऑप्शन नंबर बी ज्यादातर क्वेश्चंस में करेक्ट है। आ जाओ, the above lens has a focal length of 10 centimeter, the object of height is 2 mm is placed at a distance of 5 centimeter from the pole, find the height of the image. So simply we have given the focal length of lens f is equal to what, 10 centimeter, 10 centimeter. Height of object that is ho is equal to what, 2 millimeter, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, कह रहे कि ये जो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है तो u इज इक्वल टू कितना, माइनस का 5 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड इमेज की हाइट, हमें निकालना भाई क्या, इमेज की हाइट निकाला। तो सबसे पहले आपको v कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, यही तो यूज करोगे। तो इसके लिए आपको v चाहिए, क्या चाहिए भाई, v चाहिए, ओके ठीक है। देखो भाई ओके, देखो मिरर फॉर्म लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1 बाय एफ इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय वी, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ओके। चलो देखो थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से करते हैं,
थोड़ा सा कुछ नया सीखते हैं। u से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशंस को, तो u अपॉन f इज इक्वल टू u अपॉन v माइनस 1 बाय u अपॉन u, तो ये तो जाओ 1, तो u अपॉन v इज इक्वल टू, कुछ नया मेथड यूज कर रहे हैं। हाँ, इसको उठा के इधर पटक देना, ये प्लस का है, माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा आपका, और u आपका कितना माइनस का 5 बाय माइनस प्लस का 10 और प्लस का 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1, तो यह जाए 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर देना, v अपॉन यू इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 आ जाएगा। v अपॉन यू इज इक्वल टू कितना 2 आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देना, तो एच आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, एच आई इज इक्वल टू एच ओ इंटू 2, तो सिंपली आपका आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस करेगा, हाँ माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस एच ओ कितना दे रखा आपका एच ओ 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो -4 मिलीमीटर में आएगा, किस में आएगा मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इमेज की हाइट सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट है ये 2 मिलीमीटर दे रखा है, बाकी इसका रेशियो 2 दे रखा है, ये यूनिट लेस है, तो यूनिट इसका मिलीमीटर में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो क्या करें, नूर अ यंग स्टूडेंट was trying to demonstrate some properties of light in her science project work। कह रहे जो नूर है वो क्या कर रही है, कुछ साइंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डेमोस्ट्रेशंस कर रही है वो, है ना, लाइट इन अ साइंस प्रोजेक्ट, कोई भी साइंस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है, तो कह रहे कि सी केप्ट एक्स इनसाइड द बॉक्स, कह रहे एक बॉक्स लिया ये, और इस बॉक्स के अंदर कुछ एक्स जो है वो प्लेस कर दिया, कुछ एक्स लिया और एक्स को इस बॉक्स के अंदर क्या करा उसने प्लेस किया। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, एज शोन इन फिगर, एंड विद द हेल्प ऑफ द इजेक्ट आर पॉइंटर मेड लाइट रेज पासेस थ्रू द होल्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स, है ना। इसके अलावा यहां पे उसने क्या करा, कुछ इजेक्ट आर पॉइंटर की मेड से उसने जो लाइट वहां से निकल रहा है उसको एक रे के फॉर्म में उन्होंने ड्रॉ कर दिया है। सी हैड अ SMZ second butter paper screen to see the spot of light being cast as they emerged। और उसके बाद उसने कुछ बटर पेपर्स वगैरह यूज किया है उस इमर्ज लाइट को देखने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में निकलना है, और कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम दे रखा है, और इस पे बेस्ड आपको कुछ आंसर करने हैं, क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहां से पैरेलल बीम इस तरीके से इंसिडेंट हुआ, बट यहां से ये क्या हो गया, अपने पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, अपने पाथ से ये इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो गया शिफ्ट हो गया, मतलब इस रे को यहां पे डायरेक्टली इस तरीके से जाना चाहिए था, इसको देखो यहां पे इस रे को ये सीधे जाना चाहिए था, बट रुक जाओ, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था सीधे, बट ये सीधे ना जाके क्या हुआ, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हुआ। ये डेविएशंस कौन लाएगा इसमें, ये डेविएट इसको करता है ग्लास स्लैब। तो अगर आप ग्लास स्लैब से अगर आप बनाओगे क्या रे डायग्राम, देखो इसको ना मैं मिटा देता हूं, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं। देखो इस तरीके से ये ग्लास स्लैब है, लेट से एक रे इस तरीके से इंसिडेंट हुआ इसमें, ठीक है ना, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, तो ये रे जो है थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट होगा, और इसके बाद फिर ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगेन एक रे और पैरेलल, एक और पैरेलल यहां पे इंसिडेंट कर दो इस तरीके से, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, एंड देन अगेन यहां से ये डाइवर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो एक पैरेलल बीम यहां पे इंसिडेंट हुआ, यहां से भी इमर्ज्ड एक पैरेलल बीम ही हुआ, बट ये पैरेलली थोड़ा सा क्या होगा अपने पोजीशन से शिफ्ट हुआ है।
जब पैरेलली अपने पोजीशन से शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आंसर अगर आप करोगे इसका तो देखो जस्ट पहले, तो व्हाट वुड बी एक्स दैट सी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेस बिहेव एज शोन। करके उस बॉक्स के अंदर उसने एक्स क्या प्लेस किया था जिसकी वजह से रे इस तरीके से आपका इंसिडेंट हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे उसने क्या यूज करा होगा, एक पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक यूज करा होगा, एक पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक उसने यूज किया है और उस ग्लास ब्लॉक ने रे को जो है अपने पाथ से क्या करा, डाइवर्ट करा है, डेविएट करा है। ओके, तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सी मेजर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स इज टू बी 48.60 डिग्री होगा ये, ठीक है। सी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एक्स इनसाइड द बॉक्स इज 1.5। मतलब वो ये भी जानती थी कि जिस मटेरियल को उसके अंदर प्लेस किया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। What will be the approximate values of angle of refractions? जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें बताना है। तो यहां पे अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अगर बात करें तो सिंपली आप यहां पे sin i अपॉन sin r यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शंस है तो आप स्नेल्स लॉ यूज करो, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n। देखो sin i आपका कितना 48.6 डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5। तो इसका वैल्यू दे रखा 0.75, सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे, तो ये 0.75, ये 15 इसके डिवाइड में ले आना और इज इक्वल टू क्या जो आपका साइन आर, तो इसको डिवाइड कर देना तो ये आपका करीब आएगा 1.5 है, सॉरी 15 कह रहा हूँ, 1.5 है, वही तो कह रहा हूँ। तो 0.75 से 1.5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, तो इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे आंसर सी करेक्ट होगा 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। देखो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हियर द फ्रेंड हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द डेमोन्स्ट्रेशन। करें उसकी जो फ्रेंड है उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोटेड किया है, यहाँ पे आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं और इसके यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर यहाँ से चूज करना है। ओके ठीक है, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर। क्या ग्लास जो है एयर के कंपैरिजन में रेयर मीडियम है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑब्जर्वेशन उसका गलत है। एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम विद द सेम वेलोसिटी, बिल्कुल भी नहीं। एयर और ग्लास में लाइट की स्पीड डिफरेंट होता है, एयर में ज्यादा होता है, ग्लास में कम होता है। सेम वेलोसिटी से ये कभी भी ट्रैवल नहीं करते हैं एयर और ग्लास में, तो ये ऑब्जर्वेशन भी हमारा गलत है। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, एयर जो है ऑप्टिकली रेयर है ग्लास से, यस ये स्टेटमेंट उनका करेक्ट है कि एयर जो है ग्लास के कंपैरिजन में रेयर मीडियम है, यस इट इज ट्रू। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द डेंसर मीडियम इज फास्टर देन दैट ऑफ रेयर मीडियम। कह रहे कि जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट फास्ट ट्रैवल करता है रेयर मीडियम के कंपैरिजन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा स्पीड की लाइट उतनी ज्यादा कम हो जाएंगे, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स हो गया। अच्छा, द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस in the first medium to the ratio of sine of angle of refractions in second medium gives the refractive index of the second materials with respect to first one. Yes, sin I upon sin r is equal to sin I upon sin r is equal to क्या होता है n होता है, and that is the refractive index of second with respect to first। ये आपका Snell's law है, yes ये Snell's law को वेरीफाई करता है, yes ये करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है ये करेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे आपका क्या है करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी बेस्ड का। इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स box was made of material with the refractive index less than 1.5, then कह रहे कि हमने उस बॉक्स के अंदर जो मटेरियल यूज किया अगर उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यूज करे तो क्या, सॉरी 1.5 से लेस यूज करे, इंडेक्स लेस देन 1.5, मतलब यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज लेस देन 1.5, तब क्या होगा? तो लिटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस। कह रहे कि जो लिटरल शिफ्ट है वो रेज का कम हो जाएगा, लिटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन
मोर, कह रहे कि लिटरल शिफ्ट ज़्यादा हो जाएगा, द लिटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड रिमेन द सेम एज बिफोर, कह रहे कि लिटरल शिफ्ट उतना ही रहेगा जितना पहले था। अच्छा, देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू कमेंट ऑन एनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट, कह रहे कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिसपे हम इन पे बात कर सके। तो यहां पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो उस केस में लिटरल शिफ्ट जो है क्या जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो लिटरल शिफ्ट है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर डिक्रीज करोगे तो लिटरल शिफ्ट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप क्या डिक्रीज करोगे, अगर आप इंक्रीज करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को, तो आपका लिटरल शिफ्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा। तो इसी के साथ जो फिजिक्स वाला पोर्शन था साइंस सैम्पल पेपर के अंदर, उसको जो है हमने बहुत डीप एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाया आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। और फिर मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।